Good morning students, how are you? You are welcome to CR International online classes। आज का आपका असाइनमेंट नंबर 1 रहेगा और टॉपिक है आपका लेसन नंबर 3 से एग्रीकल्चर। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो टॉपिक 3 है एग्रीकल्चर है, वो हमारे देहात से बहुत ही गंभीर रूप से जुड़ा हुआ विषय है, क्योंकि हमारे देश की जो अधिकतर आबादी है वो एक कृषक आबादी से अपना संबंध रखती है। किसान हमारे देश में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। ये प्राथमिक क्षेत्र का एक व्यवसाय है, इसके अंदर बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं। हमारे देश की लगभग 60% या 65% आबादी जो है इस व्यवसाय से जुड़ी हुई है। कृषि के अंदर हालांकि कुछ समस्याएं भी हैं, जैसे कि प्रच्छन्न बेरोजगारी इसमें देखने को मिलती है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी एक ऐसी बेरोजगारी है जिसको हम छिपी हुई बेरोजगारी कह सकते हैं, जिसमें लोग तो हमें ज्यादा लगे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन एक्चुअल में जरूरत उतने लोगों की नहीं रहती। जैसे एक खेत को काटने के लिए 10 किसानों की जरूरत है, 10 मजदूरों की जरूरत है, तो वहां पर 15 अगर काम कर रहे हैं तो 5 जो छिपे हुए बेरोजगार कहलाएंगे या प्रच्छन्न बेरोजगार कहलाएंगे, और इस तरह की समस्या को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। तो ये सिर्फ और कृषक जो क्षेत्र है या कृषि क्षेत्र जो है उसके अंदर देखने को मिलती है। आपका जो आज का असाइनमेंट नंबर है वो असाइनमेंट नंबर 1 है। असाइनमेंट नंबर 1 ये आपका चैप्टर नंबर 3 से बिलोंग करता है। इसके अंदर हम सबसे पहले जो टॉपिक है उसको कृषि को देखेंगे। कृषि की डेफिनेशन क्या है? किसान अपने फायदे के लिए कुछ ऐसी फसलें उगाता है जो उसकी खाद्य जरूरतों को, उसके पशुओं की, पशुपालन की जो जरूरतें हैं उनको, इसमें वह आत्मनिर्भर होता है। इससे मतलब कृषि समुदाय को आर्थिक समृद्धि मिलती है और देश की एक जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान इसमें देखने को मिलता है। तो कृषि क्षेत्र जो है ये अपने आप में एक बहुत ही व्यापक क्षेत्र है। पूरे भारत के लोग इस व्यवसाय से बहुत ही गहन रूप से जुड़े हुए हैं। इसके अंदर कृषि कई तरह की होती है। कुछ कृषि जो होती है जैसे जीविका निर्वाह कृषि होती है, तो जीविका निर्वाह कृषि में अपने ये व्यवसाय इसलिए किया जाता है कि वो अपना गुजारा करने के लिए, उसमें बचत नहीं होती है लेकिन परिवार का गुजारा उससे उनका चलता है। मतलब आदिवासी जो समुदाय है, झूम खेती जहां पे होती है, जिसको हम कह सकते हैं कि स्थानापन्न कृषि, जिसमें एक स्थान छोड़ करके कृषि वहां पे की जाती है, तो उस तरह की खेती में गुजारा करने की ही मतलब एक विकल्प होता है, गुजारा ही वो कर पाते हैं, एक्स्ट्रा उनके पास बचत नहीं होती है। इसमें कृषि के प्रकारों में ये सभी प्रकार इसमें देखने को मिलेंगे। जैसे सबसे पहली प्रकार है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। इसमें व्यवसाय इसलिए किया जा रहा है कि जीविका यानी गुजारा करने के मकसद से। इसमें जो जीविका निर्वाह है वो इस तरीके से होता है कि जैसे कृषि का जो उत्पादन है या जो भी वो कृषि गतिविधियां कर रहा है, तो कृषि गतिविधि के वो उसकी जो कृषि गतिविधि है उस पे बेस होती है कि वह अपना गुजारा प्रॉपर तरीके से कर पाए। इसके अंदर हम आगे चलते हैं झूम खेती। तो झूम खेती किसे कहा जाता है? झूम खेती एक ऐसा व्यवसाय है जिसके अंदर हम जैसे आदिवासी इलाकों के अंदर ये प्रकार की कृषि होती है, और इस आदिवासी कृषि के अंदर जो मतलब विभिन्न आधुनिक औजारों का इस्तेमाल नहीं होता। ये आदिम औजारों से अपना खेती करते हैं, जैसे कि कुदाल वगैरह, कस्सी से खेती करते हैं। आधुनिक ट्रैक्टर वगैरह का इस्तेमाल ये लोग नहीं करते। तो झूम खेती की एक और पहचान होती है, इसके अंदर जो फसल के बचे हुए ठूंठ होते हैं उनको भी जलाया जाता है। इसके अलावा नए वन क्षेत्रों को साफ करके और उन क्षेत्रों में खेती होती है। इसमें बार स्थान जो है बदलना पड़ता है। लगभग 2 से 3 साल एक जगह खेती करने के बाद फिर ये जगह को चेंज करते हैं। इसलिए इस खेती को पर्यावरण की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता है। झूम खेती हमारे देश के आदिवासी इलाकों में होती है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम,
असम, इन क्षेत्रों के अंदर ये इस तरह की खेती देखने को मिलती है। इसको कर्तन और दहन प्रणाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पेड़ों के ठूठों को जलाया जाता है, जंगलों को साफ करते हैं, पेड़ों के ठूठों को जलाते हैं और उसके बाद खेत तैयार किए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी नहीं है और इसमें बचत भी बहुत कम होती है। गहन जीविका निर्वाह कृषि, इसके अंदर गहन फसलों का उत्पादन किया जाता है, जैसे चावल है जिसको धान बोला जाता है, या गेहूं, इस तरह की जो फसलें हैं जो पर्याप्त मात्रा में व्यापक उत्पादन प्रदान करती हैं। इसमें गहन जीविका निर्वाह कृषि के अंदर पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होता है, एक प्रति हेक्टेयर उपज काफी अच्छी होती है, किसान को काफी बचत होती है इससे। तो इसमें जो गहन जीविका निर्वाह कृषि है इसके अंदर काफी संख्या में लोग चाहिए होते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा काम ज्यादा होता है, फसल की कटाई में, बुआई में, सिंचाई में पर्याप्त मतलब मजदूरों की जरूरत होती है। इसलिए गहन जीविका निर्वाह कृषि में मतलब एक तो बचत ज्यादा है, उत्पादन ज्यादा होता है, मजदूरों की ज्यादा जरूरत होती है और ये हमारे उत्तरी जलोढ़ मैदानों के अंदर गहन जीविका निर्वाह कृषि होती है। इसमें गेहूं, चावल की खेती खास तौर पर मेन फसलों में आती है। वाणिज्यिक कृषि, वाणिज्यिक कृषि उस कृषि को कहा जाता है जिसमें वाणिज्य मतलब जरूरतों को पूरा करने के लिए फसलें बोई जाती हैं, जैसे गन्ना या कपास। तो ये वाणिज्यिक फसलें हैं जिनका उत्पादन इसलिए किया जाता है क्योंकि वाणिज्य ट्रेड जो है उसकी डिमांड होती है कि इन फसलों की का उत्पादन किया जाए। जैसे विभिन्न वस्तुओं के निर्माण में कच्चे माल के रूप में वो इस्तेमाल होते हैं। जैसे वाणिज्यिक कृषि के अंदर जो है इसके अंदर कहीं कहीं चावल का इस्तेमाल भी इसमें होता है, गेहूं का इस्तेमाल भी होता है और इसके अलावा गन्ना तो मेन इसकी फसल है ही। गन्ने के अंदर जैसे गन्ने की पेराई होती है, फिर उससे चीनी तैयार करते हैं चीनी उद्योग के। इससे आगे आपका जो टॉपिक है वो है सस्य प्रारूप, फसल प्रारूप। सस्य प्रारूप का मतलब होता है फसलों को अदला बदली करके बोना। फसल प्रारूप, इसमें एक सिस्टम होता है कि एक खेत में अगर हमने एक ही प्रकार की फसल बोई तो लगातार एक ही प्रकार की फसल बोने की वजह से और खेत की उर्वरा शक्ति का बड़ा ह्रास देखने को मिलता है और उसको रोकने के लिए फसलों की अदला बदली बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे लगातार तिलहन की फसल अगर हम एक ही खेत में करते हैं या फिर ज्यादातर अगर गेहूं की फसल हम एक खेत में करते हैं या चावल की खेती एक खेत में लगातार बोते रहते हैं या बाजरा एक ही में उगाते रहते हैं तो डेफिनेटली उस खेत का बड़ा लॉस होता है, उसके पोषक तत्व ह्रास होते हैं। इसलिए हमें बदल बदल करके उसे बोना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि फलीदार पौधों की जड़ों के अंदर गांठें होती हैं और फलीदार पौधे बोने की कोशिश करें, यानी फसल जो है वो दालों वाली फसलें उगाने की कोशिश करें। कभी किसी खेत में कभी किसी खेत में ऐसे इंटरचेंज करते हुए सस्य प्रत्यावर्तन दिखाते हुए हमें फसलों का प्रारूप बदलते रहना चाहिए, जिससे कि फसलों से जो जमीन को या हमारी जो मिट्टी को उसके पोषक तत्वों के द्वारा जो उसके कमी से जो होने वाला नुकसान है उससे हम बच सकें। मुख्य फसलों में जैसे चावल है हमारे भारत की महत्वपूर्ण खाद्य फसल है, गेहूं दूसरे नंबर पे जैसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। तो उत्तरी भारत में ये दोनों ही बहुत ज्यादा मात्रा में बहुतायत रूप से उगाए जाते हैं। गन्ना जो है एक तरह से वाणिज्यिक खेती और व्यापारिक खेती के तौर पे भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, बड़े पैमाने पे होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में खर्चा होता है, लेकिन फिर भी किसानों को बचत नहीं होती है। किसान लगातार डिमांड करते रहते हैं कि उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए। बाजरा और मक्का ये दोनों ही फसलें गुजारे के लायक होती हैं, यानी पशुपालन के लिए और यानी परिवार का गुजारे के लिए इस बाजरे की या ज्वार की जरूरत होती है। इसमें आता है अब अखाद्य फसलें। अखाद्य फसलें वे फसलें होती हैं जो खाई नहीं जाती, जिनका इस्तेमाल दूसरे उद्देश्य के लिए होता है, जैसे कच्चे माल, जो फैक्ट्रियों में कच्चा माल लगता है विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियों में, जैसे कि कपास है वो एक कच्चा माल प्रोवाइड कराती है सूती वस्त्र उद्योग को। उसी तरह से जैसे मील है, मील को कच्चा माल मिलता है गन्ने की फसल से। तो इस तरह से जैसे ये तो एक तरह से जो गन्ना है वो तो खाद्य फसलों में भी इंक्लूड होता है और व्यापारिक और वाणिज्यिक फसलों में और गहन कृषि में भी शामिल होता है। इसके अलावा जैसे अखाद्य फसलों में रबड़ की खेती है वो इसमें आती है और जैसे चाय और कहवा जैसी फसलें हैं वो पेय फसलों में आती हैं। अक्सर देखने में आता है कि जो पहाड़ी ढलानों पर छोटे छोटे सीढ़ीदार खेत बनाते हुए चाय और कहवे की खेती वहां पे होती है, क्योंकि वहां मिट्टी का
का निक्षालन प्रक्रिया के द्वारा वो मिट्टी लैटेराइट मिट्टी वहां पे बनी होती है और उस वजह से उसके अंदर जो गहन खेती वाली फसलें नहीं हो सकती हैं, उसमें चाय जैसे पौधे उगाए जा सकते हैं। इसमें हम अगले टॉपिक पे आते हैं, प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। हमारे इंडिया में जो प्रति हेक्टेयर जो फसल है वो कम होती है, ये हमारे देश की एक बहुत ही बड़ा लॉस है इसमें, क्योंकि हमारे देश की जो प्रति एकड़ या प्रति हेक्टेयर उपज है वो अगर हम अमेरिका की तुलना करें, चाइना की तुलना करें, रसिया की तुलना करें तो वहां की अपेक्षा यहाँ पे बहुत कम पैदावार होती है। लेकिन हम उससे निजात पा सकते हैं। उसका निजात हम इस तरीके से ढूंढ सकते हैं कि यहाँ पे भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होना चाहिए हमारे कृषि क्षेत्र का, कृषि यंत्रों का इस्तेमाल करना चाहिए और उर्वरक, कीटनाशक, पीड़कनाशी, हर तरह की जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उनका इस्तेमाल हम करें और इससे हमारे जो खेती का उत्पादन डेफिनेटली आगे और ज्यादा बढ़ने वाला है। इसके अलावा भूमि सुधार होते रहना चाहिए, बंजर जमीन को बंजर होने से बचाने की कोशिशें होनी चाहिए। इसके अलावा बांध वगैरह बनने चाहिए, नहरें निकाली जानी चाहिए और बिजली की जो सुलभ पहुंच है उसको बनाना चाहिए, उसके उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके बाद में महात्मा गांधी जी के द्वारा उत्प्रेरित एक आंदोलन का जिक्र हम करेंगे जिसका नाम है भूदान आंदोलन या ग्राम दान आंदोलन। ये दक्षिण भारत के अंदर एक दानवीर हुए हैं जिनका नाम था विनोबा भावे, जो कि महात्मा गांधी से बहुत ही ज्यादा प्रेरित थे। उनको एक तरह से उनके प्रति बहुत ही ज्यादा सेवा भाव था उनका। तो महात्मा गांधी जी के ही प्रयासों से विनोबा भावे के पास में बहुत ही अधिक जमीन होती थी। उन्होंने खुद आकर के सामंती और जागीरदारी प्रथा का अंत करने की कोशिश की। उन्होंने गांवों को बड़े पैमाने पे खास तौर पर गरीब परिवारों को जमीन उपलब्ध करवाई और इसके अंदर हमने देखा है कि जो भूदान और ग्राम दान के द्वारा जनता की भलाई के प्रयास इसमें किए जाते हैं। तो ये आपका जो टॉपिक है एग्रीकल्चर का जो टॉपिक है हमारे देहात से बहुत ही गहन अभिन्न रंग से जुड़ा हुआ है। इसमें आप जितने भी ये टॉपिक आपको कराए गए हैं ये सभी टॉपिक आपको एनसीईआरटी बुक में लेसन नंबर 3 के अंदर ये दिए गए हैं, आप उनको सही तरीके से पढ़ें। इसमें ये आपका असाइनमेंट नंबर 1 रहेगा। एग्रीकल्चर लेसन नंबर 3 से बिलोंग करता है। ये एसएसटी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक डाला गया है। थैंक यू।